हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पेपर सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। लेड एसिड बैटरी में विभाजक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है सेपरेटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते, मतलब जो बैटरी होती है उसमें बहुत सारी जो पैरेलल प्लेट्स लगी रहती हैं, तो उनके बीच में जो सेपरेटर्स लगे होते हैं वो मतलब सामान्यतः रबड़ अबड़ के बने होते हैं। जैसे कि रबड़ की जो उसका कवर होता है उसी के सेपरेटर्स रहते हैं। तो सेपरेटर का कार्य होता है दोस्तों कि जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट होता है, आंतरिक परिपथ दोष हो, उसको टालने के लिए हम लोग विभाजक का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें जो विभाजक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो, प्लेटें जो लगी होती हैं। ठीक है, इसके लिए सेपरेटर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च वितरण क्षमता फ्यूज मतलब एचआरसी फ्यूज, हाई रिपर्सिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो जो हाई रिपर्ची कैपेसिटिंग फ्यूज होता है, हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, उसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों 1.11। एंड जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, तो फ्यूजिंग फैक्टर एफ एफ बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट, जो भी फ्यूज है उसकी मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, एंड इसका जो मान होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि जो फ्यूजिंग करंट का मान होता है दोस्तों वो मिनिमम भी होती है तो वो करंट रेटिंग से ज़्यादा होती है। ठीक है, कि मान लिया करंट रेटिंग अगर 2 एम्पियर है तो जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट होगी वो 2.1 या 2 2 एम्पियर से ज़्यादा ही होगी मिनिमम, क्योंकि 2 एम्पियर तक तो वो करंट सह लेता है। फ्यूज जो रेटिंग होती है तो 2 एम्पियर तक तो सह लेगा, लेकिन 2.1 जैसे ही होगी या 2.22 जैसे भी करंट बढ़ेगी तो वैसे ही वो मिनिमम ही होगी। फ्यूजिंग करंट जो होगी वो होगी, उससे मेल्ट कर जाएगा फ्यूज, और फ्यूज हमको सर्किट से अलग कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर के विद्युतीय डिग्री पर निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री पर क्या निर्भर करता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है, क्या थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है दोस्तों P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बाई थीटा मैकेनिकल। तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री को हम लोगों को जितना बढ़ाना होगा तो उतने ही नंबर ऑफ पोल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतना ही जो थीटा इलेक्ट्रिकल है वो भी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री पर निर्भर क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से कर रहा है ध्रुवों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणक क्या है। मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट, मान लीजिए प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो उसका जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो जो V और I है वो सेम फेज में होते हैं, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है थीटा बराबर वो होता है 0। तो कॉस फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 0। जो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा वो होता है 0, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा का मान 0 है तो कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्तों 1। ठीक है, सॉरी 1 होता है। तो क्या होगा पावर फैक्टर, यूनिटी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्विच और ऐसे सीरीज बक्सों को भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं है यदि वे बने हों किसके। जैसे मान लिया अगर स्विच या ऐसे सीरीज कोई बक्से होते हैं तो वो अगर किसके बने हो तो उनको भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर वो पीवीसी या मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक के बने होते हैं तो उनको मतलब भू संपर्कित अर्थित करने अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो भी लीकेज करंट फ्लो होगी तो वो तो वैसे भी इंसुलेटर होते हैं। प्लास्टिक या पीवीसी इंसुलेटर होता है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए अगर पीवीसी के बने हैं तो किसी भी स्विच या ऐसे सीरीज में हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटर के स्लॉट्स की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो स्लॉट स्लॉट पर पोल होता है ध्रुव पिच या पोल पिच। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को कहते हैं। तो क्या है, मतलब प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं
तो उसके रेजिस्टेंस में भी उसी रेशियो में वृद्धि हो। ठीक है, अगर टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ाते हैं तो अगर रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है, तो ऐसे टेम्परेचर मतलब ऐसे मटेरियल जो होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जो अल्फा होता है, धनात्मक ताप गुणांक जिनका होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस का मान उनके साथ साथ बढ़ता है। और जिनका अल्फा का मान नेगेटिव होता है, मतलब जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव होता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे आर का मान उसी रेशियो में घटता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर का मान घटता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संड प्रकार ओम मीटर में पर शून्य रीडिंग होती है। तो जो संड प्रकार का ओम मीटर होता है उसके माप के बाएं छोर पर शून्य रीडिंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 240 वोल्ट लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं। मतलब क्या कह रहा है कि सीरीज में जुड़े हैं दो बल्ब। ठीक है, दो बल्ब सीरीज में जुड़े हैं 120 वोल्ट वाले 240 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, L1 है 60 वाट का, ये 60 वाट का है, एंड L2 है 100 वाट का। ठीक है, तो जब ये देखिएगा, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दोनों जो बल्ब हैं वो सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, तो जब सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में सीधा फंडा होता है कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो L1 बराबर हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे 120 वाट के हैं दोनों बल्ब, 120 वोल्ट के दोनों बल्ब हैं। तो और जो रेटिंग है उनकी 60 वाट की है और 100 वाट की है। तो हम L1 का अगर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 120, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 120 इंटू 120 अपॉन 60 वाट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो, ये हो जाएगा 240 ओम। ठीक है, L1 का आ जाएगा 240 ओम। अब इसी तरह से L2 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 120 अपॉन ये 100 वाट का है, तो ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 144 ओम। तो जो L1 रेजिस्टेंस का मान है वो हो जाएगा दोस्तों 240 ओम। तो ये ज़्यादा है, तो सीरीज में जिस रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम जा रही होती है, तो अगर जो हम लोग उसमें चमक निकालेंगे तो वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी के टर्म में निकलती है। तो अगर आई का मान जिसमें जिसमें आर का मान ज़्यादा है, आई तो दोनों में सेम है, आर का मान जिसमें ज़्यादा है उसकी चमक ज़्यादा होगी। तो इस तरह से सीरीज सर्किट में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा तो वो ज़्यादा जलेगा। तो क्या कह रहा है, बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, ज़्यादा ग्लो करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पीड़ित व्यक्ति की छाती पर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की छाती पर चोट लगी हो तो मुंह से नाक की विधि नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, कि मुंह से नाक में हवा नहीं देनी चाहिए, ये कृत्रिम विधि यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हथौड़े का आकार के द्वारा तय किया जाता है। तो जो हथौड़े का आकार होता है, ठीक है, तो जो हथौड़े का आकार होता है वो किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, या किसके द्वारा पता किया जाता, मतलब किसके द्वारा तय किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों हथौड़े के वजन के आधार पे। ठीक है, हथौड़े में कितना वजन है उस हिसाब से हथौड़े का इस्तेमाल, मतलब उसका जो आकार है वो तय किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी मोटर में जो पश्च या बैक ईएमएफ है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग ईवी बराबर होता है क्या जानते हैं, Zn P5/60 ए। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईवी इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए क्या होता है, पैरेलल पाथ की संख्या है, मतलब समांतर पदों की संख्या। ठीक है, तो जो ईवी होता है वो समांतर पदों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री होती है, तो ये होती है दोस्तों अभ्रक या माइका। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो होता है माइका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, को कम करने के लिए आर्मेचर, मतलब क्या कम करने के लिए, आर्मेचर की जो कोर होती है उस पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, मतलब उसको लेमिनेट किया जाता है, पतली परत चढ़ाई जाती है। तो वो क्या कम करने के लिए, वो होता है दोस्तों ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस मोटर पर संचालित हो सकती है। तो सिंक्रोनस मोटर किस पे संचालित हो सकती है, तो ये लोग हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर पर प्रचालित हो सकती है। ठीक है, एंड जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका यूज हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंडली का पिच गुणक क्या होता है, मतलब पिच फैक्टर क्या होता है। तो पिच फैक्टर बराबर होता है दोस्तों कॉयल पिच या कॉयल स्पान अपॉन पोल पिच। ठीक है, तो जो पिच फैक्टर होता है वो होता है कॉयल पिच अपॉन पोल पिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ईएलसीबी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हमेशा परपथ में कहाँ जुड़ा होना आवश्यक है।
तो जो ELCB होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये ऑलवेज हम लोग घर में जो एनर्जी मीटर होता है, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम लोगों के लाइन आई होती है एनर्जी मीटर में, ठीक है। तो एनर्जी मीटर में जो लाइन आई होती है, तो उसके बाद जो हम लोगों की केबल आती है घरों के लिए, तो ऊर्जा मापी के बाद जो अब लोड के लिए हम लोगों की केबल आती है, तो उधर पर हम लोग ELCB स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को ELCB सर्किट ब्रेकर वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। एनर्जी मीटर के पहले हम लोग कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी स्विच, कोई भी जो फ्यूज यूज होता है वो नहीं जोड़ते, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। एनर्जी जो भी कार हमें कोई भी इक्विपमेंट जोड़ना है या कुछ भी जोड़ना है, लोड जो भी देना है, और उसके बाद जो भी हमें अपना प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाने हैं, फ्यूज लगाने हैं, MCB लगानी है, वो सारी की सारी एनर्जी मीटर के बाद ही हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होगी? तो फूड मिक्सर, सबसे पहले तो फूड मिक्सर में दोस्तों हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं? तो इसमें होती है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। मैक्सिमम जो जो किचन के लिए यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं मैक्सिमम, तो उनमें मैक्सिमम यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। एंड यूनिवर्सल मोटर को हम लोग विदाउट लोड के नहीं चलाते। एंड जो यूनिवर्सल की मोटर की स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, 3000 RPM से 14000 RPM तक, ठीक है। एंड फूड मिक्सर के लिए तो 3000 से 14000 RPM तक की रेंज चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाए गए प्रपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है? तो इसमें जो प्रतिरोध का मान है वो निकालना है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो चार ओम ये सीरीज में, ये भी चार सीरीज में है, तो ये 4 और 4 कितने हो गए? 8, ठीक है। ये 8 ओम हो गया, एंड इस तरह से ये भी 8 ओम हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अब दोनों पैरेलल में 8-8 ओम है, तो जब सेम रेजिस्टेंस दो पैरेलल में होते हैं, तो वो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो आधा हो जाता है। किस तरह से? कि जो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे, 8 × 8/8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 8 से ये काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना? 4 बार, ठीक है। इस तरह से 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज। जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम लोग सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह कब यूज कर सकते हैं? तो ये दोस्तों हम लोग करते हैं जब वो ओवर एक्साइटेड होती है, ठीक है। ओवर एक्साइटेड मतलब होती है जब उसको हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती, ठीक है, तब हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कि सिंगल फेज या 3 फेज परपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? तो जो सिंगल फेज या 3 फेज होता है, तो उसमें जो सिंगल फेज होता है उसमें LB मतलब सॉरी RB रेड एंड ब्लैक, ठीक है। एंड जो 3 फेज में होता है तो वो होता है दोस्तों RYB, ये होते हैं रेड, येलो, ब्लू एंड एक और होता है ब्लैक, ठीक है। तो जो न्यूट्रल का रंग होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। एंड जो ग्रीन पॉइंट होता है दोस्तों, सॉरी, जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन कलर होता है, तो अर्थ के लिए जो कलर यूज होता है वो होता है दोस्तों ग्रीन, ठीक है, हरा। अगला क्वेश्चन, एक विद्युतीय इस्त्री में एक इलेक्ट्रिक आयरन में ताप स्थायी मतलब थर्मोस्टेट के लिए क्या होता है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो थर्मोस्टेट होता है एक विद्युत इस्त्री में, वो स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने मतलब नियंत्रित करने के लिए उसका काम होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक इस्त्री में। अगला क्वेश्चन कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है? तो जो शुष्क सेल होते हैं उनमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोस्तों कार्बन का होता है, ठीक है। उसमें कार्बन की सामग्री इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग क्लास ए प्रवर्धक की मतलब क्लास ए एम्पलीफायर की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी, वो कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो जो ए क्लास का एम्पलीफायर होती है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो दोस्तों वो होती है 20 से 35% तक, ठीक है। तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है दोस्तों 20 से 35% तक। एंड दोस्तों इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है वो लो होता है, ठीक है, लो डिस्टॉर्शन होता है। एंड जो इसकी आउटपुट होती है दोस्तों कलेक्टर करंट की, वो 360 डिग्री पर फ्लो होती है, ठीक है। जो आउटपुट होती है कलेक्टर में वो इनपुट सिग्नल से 360 डिग्री पर फ्लो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में मतलब चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो कैसे कार्य करती है? तो दोस्तों चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में जो ऊष्मीय अधिभार रिले होती हैं, तो उनमें क्या होता है दोस्तों कि वो थोड़ा धीमे स्लो वर्क करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मतलब जो चुंबकीय अधिभार रिले होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर जो ओवरलोड रिले से मतलब ओवरलोड से थोड़ा भी अगर करंट का मान ज़्यादा होगा, तो उसमें वो मैग्नेट उसको मतलब ट्रिप करा देती है। मैग्नेट मतलब उसमें तो जनरेट हो जाती है, लेकिन जो तापीय अधिभार रिले होती है, थर्मल अधिभार रिले होती है, तो उसको थोड़ा-सा उसकी जो कॉइल होती है उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है।
मतलब चुंबकीय अधिभार की तुलना में ज़्यादा समय लगता है तापीय अधिभार रिले में, ठीक है, क्योंकि जो उसको गर्म होगी इसके बाद वो उसको ट्रिप कराएगी, ठीक है। लेकिन चुंबकीय अधिभार रिले में क्या होता है कि जैसे ही ओवरलोड से ज़्यादा करंट का मान बढ़ता है वैसे ही वो उसे ट्रिप करा देती है किसी भी इक्विपमेंट में जो जुड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रपत्र में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हम 2 एम्पेयर की करंट है एंड आर का मान 100 ओम है, तो जो वोल्टेज होगा वो कितना निकलेगा, तो वी बराबर डायरेक्टली हो जाएगा आई आर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि एक 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैब बाउंड आर्मेचर में समांतर पदों की संख्या क्या होगी। एक सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग है तो उसमें समांतर पदों की संख्या क्या होगी, लैप बाइंडिंग है तो लैप में क्या होता है, पैरेलल पाथों की संख्या, लैप में होता है दोस्तों, लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या होती है ए बराबर पी, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, पैरेलल पाथ की संख्या हो जाएगी 4। अगर यहीं पे दोस्तों वो वेव बाइंडिंग कहता तो वेव बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है 2, ठीक है, वेव बाइंडिंग में, एंड लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी। अगला क्वेश्चन, कार्बन तंतु लैंप का प्रचालित तापमान है, जो कार्बन तंतु लैंप होता है उसका लगभग टेम्परेचर कितना होता है प्रचालित, तो होता है दोस्तों 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए की जरूरत होती है, तो किसकी जरूरत होती है, अगर बैटरी एक लंबे समय तक निष्क्रिय रहेगी तो उसको क्या करने की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैटरी को सुखाकर एक ठंडी सूखी और साफ जगह में रखेंगे, ठीक है। बैटरी को खाली करेंगे, उसको बढ़िया सुखा देंगे एंड उसको साफ करके एक सूखी और साफ जगह पर रखेंगे जिससे उसमें कोई डस्ट और कोई भी वैसे पार्टिकल्स ना उपस्थित हो पाएँ जब भी अगर हम उसको यूज में लें दोबारा बैटरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणी मतलब नॉन रिवर्सिबल मोटर है, तो जिसकी हम लोग डायरेक्शन को बदल नहीं सकते, तो ऐसी कौन सी मोटर होती है, तो ये होती है दोस्तों डबल संधारित्र मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर को तो हम लोग इसकी रिवर्सिबल कर सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर को भी रिवर्सिबल कर सकते हैं, एंड प्रतिकर्षण मोटर मतलब रिपल्सन इंडक्शन मोटर को भी रिवर्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। डबल कैपेसिटर मोटर जो होती है उसको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता क्या होगी, तो डीसी जनरेटर का जो प्रेरित वोल्टता क्या, ई नॉट बराबर क्या होता है दोस्तों, जेड एन पी 5/60 ए, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो ई नॉट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का होता है, तो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो जो उसका प्रेरित वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भू संपर्कन तार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री होती है, मतलब जो अर्थिंग वायर होता है उसके लिए कौन सा सामग्री यूज करते हैं, तो वो होता है दोस्तों जस्तीकृत इस्पात मतलब गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड स्टील का हम लोग उपयोग करते हैं अर्थिंग वायर को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक शक्ति प्रवर्धक मतलब पावर एम्पलीफायर अनिवार्य रूप से क्या होता है, तो जो पावर एम्पलीफायर होता है वो दोस्तों एक प्रकार का करंट एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो जो शक्ति प्रवर्धक होगा मतलब जो कॉमन अमीटर होता है दोस्तों, कॉमन अमीटर एम्पलीफायर होता है उसका जो पावर गेन होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, एंड वोल्टेज गेन भी हाई मिलता है, एंड इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी होता है वो भी हाई मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुखोल्ज रिले आमतौर पर के संचरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संचरण के लिए मतलब किसकी सुरक्षा के लिए, तो ये दोस्तों जो बुखोल्ज रिले होता है वो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड जो बुखोल्ज रिले होता है दोस्तों वो ऑयल प्रकार मतलब ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या है, तो जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो किसी भी मोटर के लिए जो आर्मेचर या किसी भी मशीन के लिए आर्मेचर ड्रॉप होता है वो होता है दोस्तों आई ए आर ए, ठीक है। आर्मेचर में बहने वाली करंट एंड आर्मेचर का रजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का परिवर्तन करता है मतलब पोलरिटी बदलता रहता है, तो दोस्तों जो एसी आपूर्ति होती है वो समय के साथ अपनी पोलरिटी को बदलती रहती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ठीक है, समय के साथ वो अपनी पोलरिटी बदलती रहती है, तो वो होती है एसी आपूर्ति। अगला क्वेश्चन, तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग जो होती है वो किस रूप में वर्गीकृत की जाती है, तो दोस्तों ये क्लास बी में वर्गीकृत की जाती है, जो तेल ग्रीस पेंट से लगती है आग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों के प्लेटों के कम से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाना चाहिए, यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल ऊपर से मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा तरल होता है, तो ये होता है दोस्तों आसुत जल मतलब डिस्टल वाटर,
जो हम लोग ऊपर से मिलाते हैं, ठीक है। ये होता है दोस्तों D2O। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो जो वाट मीटर होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट मतलब वैद्युत गतिकी इफेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होगी। तो तांबे की तुलना में जो एल्यूमिनियम की चालकता होगी वो दोस्तों कम ही होगी, वो होती है दोस्तों 60% के करीब करीब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा कभी भी किसी भी मूवी या कहीं भी जगह पे अगर लिखा होता है तो इस तरह से वृत्ताकार बना होता है एंड उसके ऊपर इस तरह से लिखा होता है धूम्रपान निषेध, ठीक है। तो वृत्ताकार जो आकृति होती है उसका उपयोग करते हैं धूम्रपान निषेध लिखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि अगर ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये होती है दोस्तों मरकरी आर्क रेक्टिफायर का, ठीक है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर का यूज करते हैं अगर हम लोगों को ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि स्टे वायर में किस प्रकार के विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है? तो स्टे वायर होता है उसको हम लोग लगाने के लिए जो इंसुलेटर होता है वो होता है दोस्तों एक प्रकार का, ठीक है। इस तरह से कुछ इंसुलेटर होता है, ठीक है। स्टे वायर को लगाने के लिए इस तरह का इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड लगी होती है उसको इस तरह से कसा होता है और उसको नीचे हम लोग यहाँ पे माउंट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको इंसुलेटर वायर उसको स्टे वायर को बांध देते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक दंड चुंबक है दो टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? कि अगर एक सेपरेट चुंबक है, मान लिया ये सेपरेट चुंबक है, तो क्या होगा कि अगर वो टूट जाए तो फिर से जब ये टूट जाएगा तो फिर से ये अपने मतलब ये दो चुंबक में बट जाएगा और प्रत्येक जो टुकड़ा होगा वो अलग अलग चुंबक बन जाएगा और प्रत्येक टुकड़े में अलग अलग नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों होंगे, मतलब नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल सेपरेट सेपरेट बना लेंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी एक चुंबक के हम लोग एन और एस को कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक। कोई भी चुंबक है उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम लोग आजीवन कभी खत्म नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, एक वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता में व्यक्त की जाती है। तो जो वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता होती है वो दोस्तों ओम पर वोल्ट में व्यक्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के अल्टरनेटर की गति क्या होगी? तो अल्टरनेटर की गति एन एस बराबर हम लोग निकालेंगे 120 एफ 50 हर्ट्ज एंड पी है 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 1000 आरपीएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर हैं, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनकी कुल धारिता क्या होगी? तो 2 माइक्रोफैरेड मतलब 4 माइक्रोफैरेड के अगर कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हैं तो उनकी जो कुल धारिता होगी वो क्या होती है दोस्तों? तो जो अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो वो निकलता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। सीरीज में अगर निकालना होता है कैपेसिटेंस तो इस तरह से निकलता है सी इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 4 × 4/8, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 पिकोफैरेड, सॉरी दोस्तों माइक्रोफैरेड में दिया है तो यहाँ पे माइक्रोफैरेड में ही आएगा, ये पिकोफैरेड ना होकर माइक्रोफैरेड होगा, ठीक है दोस्तों। जो कुल धारिता होगी उनकी 2 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन, मैगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है। तो जो मैगर होता है तो उसमें जो माप श्रेणी होती है दोस्तों इन्फिनिटी से जीरो इस तरह से इंगित होता है, ठीक है। अनंत से शून्य तक। अगला क्वेश्चन, स्क्राइबर के बने होते हैं। तो जो स्क्राइबर होता है वो अधिकार्बन इस्पात के बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किया जाने वाला रसायन होता है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें क्या होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सलाह दी जाती है कि इंडक्शन मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मोटर होती है वो अपने से 5 से 7 गुना तक स्टार्टिंग करंट लेती है, ठीक है। तो जो मोटर होती है अपने पूर्ण भार का 5 से 7 गुना तक भार लेती है स्टार्टिंग में, इसलिए हम लोग स्टार्टर्स का यूज करते हैं। तो स्टार्टर्स क्या होता है कि जो स्टार्टिंग करंट होती है उसके मान को कम कर देता है जिससे मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए मतलब इंडिकेशन एंड टाइम मापन यंत्र के लिए कौन सी मोटर यूज करते हैं? ये होती है दोस्तों हिस्टेरिसिस मोटर यूज करते हैं, ठीक है। एंड हिस्टेरिसिस मोटर का दोस्तों कहाँ यूज किया जाता है? तो हिस्टेरिसिस मोटर का यूज मैक्सिमम दोस्तों
साउंड इक्विपमेंट्स या रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप के जो उपकरण होते हैं उनमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो कैसा होता है। तो जो मूविंग आयरन टाइप होते हैं तो उसमें जो टीडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों आई स्क्वायर के, जो उसमें करंट होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तो अनुक्रमान मतलब समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, दीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या होती है। इल्यूमिनेशन मतलब इल्यूमिनेशन ल्यूमेन फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है दोस्तों, वो होती है ल्यूमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों उसको हम लोग एसी एंड डीसी से 3 फेज की सप्लाई होगी, उससे हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डीसी शंट मोटर होती है दोस्तों उसको हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करते हैं। वैसे 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड हम लोग उसको शंट मोटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टार्टर होते हैं वो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 2 पॉइंट स्टार्टर एंड 2 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग फेस प्लेस स्टार्टर भी बोलते हैं। तो जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका यूज दरअसल सीरीज मोटर के लिए यूज करते हैं, एंड जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका यूज हम लोग दोस्तों शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुंडली की संख्या अपॉन फेज प्रति पोल क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों कुंडली की संख्या पर फेज की संख्या इंटू पोल की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओसीबी का अर्थ है, ओसीबी मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए 3 फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त होता है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसके लिए सबसे अच्छा जो मोटर स्टार्टर का प्रकार है वो होता है दोस्तों रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसी होती है तो उसके रोटर सर्किट के एक्सटर्नल से हम लोग उसमें रेजिस्टेंस जोड़ के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करके हम लोग रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, हीटिंग तत्वों के तार के बने होते हैं। तो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं जनरली। तो वो दोस्तों बने होते हैं फ्लैट नाइक्रोम मतलब नाइक्रोम के। ठीक है, मैक्सिमम जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार का नहीं बना होता है। तो जो फ्यूज तार होता है वो किसका नहीं बना होता है। तो जो फ्यूज तार होता है वो दोस्तों इस्पात का नहीं बना होता है, मतलब स्टील का नहीं बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सोल्डर यूज्ड फॉर सॉफ्ट सोल्डरिंग इज। तो जो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए हम लोग सोल्डर यूज करते हैं वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक ट्रांजिस्टर में, तो एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है दोस्तों पी एन पी। ठीक है, पी एन पी, तो इसमें 2 पी एन जंक्शन होते हैं, पी एन पी एंड एन पी। ठीक है, 2 पी एन जंक्शन होते हैं। एमीटर बेस एंड कलेक्टर 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल एंड जो 2 जंक्शन होते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर छोटे वायु संपीड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंगल फेज मोटर होता है। तो ये होता है दोस्तों एयर कंप्रेसर की बात करें, एयर कंप्रेसर के लिए दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर इंडक्शन मोटर में हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज पर फेज इज 57.8% ऑफ द लाइन वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मोटर की घूर्णन की दिशा के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा एक मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं है। तो इनमें से जो ट्रांसफार्मर है इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉलिंग बेल इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सुरक्षात्मक रिले जो होती हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है विद्युत स्त्री इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कि धारता से प्रभावित नहीं होती। जो धारता होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती, कैपेसिटेंस। तो सी बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है, प्लेट एरिया ए होता है एंड परावैद्युत सामग्री का जो वो मतलब परमिलिटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट। जो परावैद्युत सामग्री में तो एप्सिलॉन नॉट डिपेंड करेगा। तो जो सी का मान है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिखर से शिखर पीक टू पीक रिपल वोल्टेज मापने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेशन ऑसिलोस्कोप। तो ये दोस्तों पीक टू पीक वैल्यू मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग ट्विस्टिंग होल्डिंग एंड ग्रिपिंग ऑफ स्मॉल जॉब्स। तो ये होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन पिलर।
ठीक है। कॉम्बिनेशन पिलर का यूज इन सब कामों के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? ये होता है दोस्तों कॉपर। कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पेपर सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो। तो वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।